Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 7th October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download September 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Mosquirix vaccine, and this topic is important from our syllabus paper for science and technology point of view. तो ये जो मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन है इट हैज़ बीन डेवलप्ड अगेंस्ट मलेरिया. तो सबसे पहले मलेरिया के बारे में समझते हैं. इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़. ऑलवेज फैटल नहीं होता है बट इट कैन बी फैटल, मतलब इट कैन कॉज डेथ एंड इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स. एंड इसका वेक्टर होता है या कैरियर होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटोज. तो एज ए सेड इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल बट इन सम केसेस इट कैन बी फैटल टू. अगर ओवरऑल ग्लोबल बर्डन ऑफ मलेरिया देखा जाए यानी कि कितना प्रेवलेंट है ये, तो 2019 का डाटा है फ्रॉम WHO विच सेज कि ग्लोबली दे वेर अबाउट 229 मिलियन केसेज ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड, आउट ऑफ विच अबाउट 4 लाख पीपल डाइड बिकॉज ऑफ मलेरिया. अगर अकेले इंडिया की बात की जाए 2020 की, तो देयर वेर अबाउट 20 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया इन इंडिया अलोन इन द ईयर 2020. अगर मलेरिया की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इट इज़ कॉज्ड बाय अ फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो. तो ये जो इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो होता है इसके काटने से मलेरिया हो सकता है. और फिर जब एक बार एक इंसान के अंदर ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो उसके बाद उस इंसान को अगर कोई हेल्दी फीमेल एनोफिलीज मॉस्क्यूटो भी बाइट करे तो वो मॉस्क्यूटो भी इन्फेक्टेड हो जाता है एंड इट एक्ट्स एज ए कैरियर. एंड इफ़ इट बाइट्स अनदर हेल्दी पर्सन, दिस हेल्दी पर्सन कैन ऑल्सो बिकम सिक विथ मलेरिया. तो इस तरीके से मलेरिया फैलता है. अगर अगर इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो हेल्दी इंसान को काटे तो इंसान इन्फेक्टेड हो जाता है, और एक फिर इन्फेक्टेड इंसान को एक नॉर्मल मॉस्क्यूटो बाइट करे तो ये मॉस्क्यूटो फिर एक कैरियर की तरह डेवलप हो जाता है. अब ज़रा देखते हैं कि मलेरिया को लेकर के अभी तक क्या क्या सॉल्यूशंस लिए गए हैं, क्या कोई वैक्सीन है. तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि इतने सारे डेथ बर्डन के बावजूद भी इतने सालों में, लगभग 30 सालों से रिसर्च चल रहा है मलेरिया के खिलाफ वैक्सीन डेवलप करने के लिए, बट सो फार साइंटिस्ट्स हैव नॉट बीन सक्सेसफुल टू डेवलप एन इफेक्टिव वैक्सीन फॉर मलेरिया. आज भी उन सारे देशों में भी, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज़ में मलेरिया का प्रॉब्लम, मलेरिया का बर्डन सबसे ज़्यादा है. इंडिया में भी है. तो जहाँ भी देखिए ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होगा वहाँ पे मलेरिया के प्रॉब्लम ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे मॉस्क्यूटोज ब्रीड ज़्यादा करते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में. तो इंडिया के अंदर भी है, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी है, खासकर जो ट्रॉपिकल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास के अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं. तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मलेरिया के जो इशूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं. हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं, सेंट्रल अफ्रीका में भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस हैं. तो आज भी इन सारे जगहों पे मॉस्क्यूटो नेट इज़ द मोस्ट यूज्ड प्रिवेंटिव सॉल्यूशन. इसके अलावा कोई खास उपाय है नहीं मलेरिया से बचने का, यानी कि अभी तक कोई खास इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप नहीं की जा चुकी है. तो द रीजन्स बिहाइंड नो मलेरियल वैक्सीन सो फार, ये भी ज़रा समझते हैं क्यों आज तक कोई इफेक्टिव मलेरियल वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है. तो 2 कारण हैं मेनली. ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जिसके कारण ये मलेरिया हमें कॉज होता है, ये हमारे बॉडी के अलावा अलग अलग फेजेज में ये अपने आप को इवॉल्व करता है. एंड सेकेंड, इट कैन हाइड इटसेल्फ इनसाइड ह्यूमन सेल्स. तो दोनों चीज़ों को एक साथ समझते हैं, ध्यान से समझिए. पहली बात जो मैंने बताई कि ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ये थोड़ा बहुत इवॉल्व होता है इन द बॉडी ऑफ मॉस्क्यूटो, फिर थोड़ा बहुत इवॉल्व होता है व्हेन इट इंटर्स इनटू आवर बॉडी एंड दैट टू विद इन आवर लीवर. तो हमारे लीवर को इन्फेक्ट करता है ये, फिर लीवर से ये फिर ट्रांसमिट हो जाता है RBC में, रेड ब्लड सेल्स में. तो यानी कि इसका जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है ये अलग अलग फेजेज में या अलग अलग जगहों पे इवॉल्व होता है, और इस कारण से इसको पूरी तरह से टैकल कर पाना, इसके खिलाफ कोई इफेक्टिव वैक्सीन डेवलप कर पाना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, complex life cycle. The life cycle of malarial parasite, some of the life cycle is part of mosquito, then in human liver
एंड देन इन ह्यूमन ब्लड, एंड दैट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू टारगेट, क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से ग्रो करता है। दूसरा कारण है कि दीज प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स दैट कॉज मलेरिया have ability to hide inside human cells and that makes it difficult to be recognized by immune system। तो कोई अगर इम्यून सिस्टम डेवलप कर भी लिया जाता है वैक्सीन की मदद से तो उसको आइडेंटिफाई करके टारगेट नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब करंट न्यूज़ क्या है? करंट न्यूज़ ये है कि WHO ने पहली बार एक एंटी मलेरियल वैक्सीन को इंडोर्स किया है, मतलब सपोर्ट किया कि यस इट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव वैक्सीन अगेंस्ट मलेरिया। इसका टेक्निकल नाम है RTS-S/AS01 RTS.S। ये नाम आपको याद नहीं करना है। इसका जो ब्रांड नेम है या ट्रेड नेम है मॉस्क्यूरिक्स, ये आप याद कर सकते हैं। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी ने इसको बनाया है। तो ये मॉस्क्यूरिस हैज़ नाउ बिकम द फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन विच हैज़ बीन इंडोर्स्ड बाय WHO। पिछले 30 साल के बाद, 30 सालों से लगातार रिसर्च के बाद पहली बार इस तरह की एंटी मलेरियल वैक्सीन डेवलप की गई है और विच हैज़ गॉट सपोर्ट फ्रॉम WHO एज वेल। ये जो एंटी मलेरियल वैक्सीन है इट हैज़ बिन टेस्टेड ऑन यंग अफ्रीकन चिल्ड्रन एंड इट हैज़ शोन सम प्रॉमिसिंग साइन। ये पायलट प्रोग्राम बेसिस पे नाउ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन कंट्रीज लाइक घाना, केनिया एंड मलावी एंड दैट टू विल बी डन ऑन WHO's रिकमेंडेशंस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Nobel Prize in Chemistry and this topic is important again from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view। तो देखिए, जर्मन साइंटिस्ट बेंजामिन लिस्ट एंड ब्रिटेन के साइंटिस्ट ब्रिटॉन डेविड मैकमिलन जो US के अब नाउ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इन दोनों लोगों को ही नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री दिया गया है फॉर द ईयर 2021। और इनको ये प्राइज़ इसलिए दिया गया है बिकॉज दे हैव डेवलप्ड अ केमिकल टूल किट विच कैन बी यूज टू बिल्ड मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेजेज ऑफ वन अनदर। तो मॉलिक्यूल्स का मिरर इमेज क्या होता है आपको इस यहाँ से इस फिगर से समझ आ जाएगा। जैसे ये कि पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोब्रोमाइड, ये एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का एग्जैक्ट मिरर इमेज ये दूसरा मॉलिक्यूल है। मिरर इमेज आई होप आप समझते हैं, आप जैसे मिरर के सामने खड़े होते हैं तो मिरर के दूसरे साइड में जो इस तरह की आपकी इमेज बनती है, ये दोनों मॉलिक्यूल एग्जैक्टली सेम नहीं हैं। इनका केमिकल कंपोजिशन सेम है बट स्ट्रक्चर सेम नहीं है। इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है। तो दीज टू मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दीज टू मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। और जो मिरर इमेजेज होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो इनको एक दूसरे का इनैंसियोमर कहा जाता है। मतलब दिस मॉलिक्यूल इज इनैंसियोमर ऑफ दिस एंड दिस मॉलिक्यूल इज इनैंसियोमर ऑफ दिस। तो मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स आर नोन एज इनैंसियोमर्स। और किसी एक मॉलिक्यूल से उसका मिरर इमेज कैसे बनाना है, इसके लिए केमिकल टूल किट डेवलप किया इन दोनों साइंटिस्ट ने, बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटेन डेविड मैकमिलन ने, और जिस कारण से इनको इस साल 2021 में नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला। एक बात तो आप समझते ही होंगे कि नोबेल प्राइज़ इस साल मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये डेवलपमेंट भी इन्होंने इसी साल किया हो। ये डेवलपमेंट पहले काफ़ी पहले किया जा चुका है, जिस डेवलपमेंट के कारण जिसको इस साल रिकॉग्निशन दिया गया है और इस साल इनको नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है। ये जो टूल किट इन्होंने बनाया, इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्कवरिंग न्यू ड्रग्स। तो एक दवाई हमने बना ली, उसी तरह की दवाई, ज़्यादा इफ़ेक्टिव दवाई अगर हमें लगे कि उसका मिरर इमेज जो है उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है तो वो भी बनाया जा सकता है विद दिस न्यू केमिकल टूल किट। उसके अलावा दिस न्यू केमिकल टूल किट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मॉलिक्यूल्स दैट कैन कैप्चर लाइट इन सोलर सेल्स। तो ये दोनों लोग हैं जिनको इस साल का नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री मिला है फॉर डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनिको कैटेलाइसिस। तो ये असिमेट्रिक इनैंसियोमर्स कहे जाते हैं, मिरर इमेजेस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट। इट इज अबाउट वर्किंग कंडीशंस ऑफ टीचर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर APSC पर्सपेक्टिव से। ज़रा देखते हैं कैसे। यूनेस्को ने हाल फिलहाल में इंडिया के एजुकेशन स्टेटस पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस रिपोर्ट का टाइटल है 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। इसमें कुछ बातें उन्होंने हाईलाइट की हैं। सबसे पहले, द वर्किंग कंडीशंस ऑफ टीचर्स इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स आर वेरी पुअर। तो
नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो आप समझ ही रहे हैं, हमारे यहाँ पे जो टीचर्स को वर्किंग कंडीशन दिया जा रहा है वो काफ़ी ख़राब है। उसके अलावा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं, इनके बारे में मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। उसके अलावा जो इस रिपोर्ट में दूसरी बात की गई है कि देयर इज़ अ ह्यूज रूरल अर्बन डिस्पैरिटी इन टर्म्स ऑफ बेसिक एमिनिटीज़ एज वेल एज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर गांव के स्कूल्स को देख लिया जाए, कॉलेजेस को देख लिया जाए, और अर्बन एरियाज़ के स्कूल कॉलेजेस को देख लिया जाए, तो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अंतर है। खासकर आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जैसे कि इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, ये सब गांव के एरियाज़ में नहीं है। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा पिछले 2 सालों में पड़ा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। तो ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम द बिगेस्ट सफरर्स वेयर द स्टूडेंट्स ऑफ रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप, स्पेशली आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। उसके अलावा ये आर्टिकल ये भी बताता है इस रिपोर्ट में कि द टीचिंग वर्क फोर्स हैज़ ए डेफिसिट ऑफ 1 मिलियन टीचर्स। तो मतलब जितने हमें टीचर्स चाहिए उससे लगभग 10 लाख टीचर्स हमारे देश में कम है। जो एक आइडियल टीचर प्यूपिल रेशियो होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, अगर उसको मेंटेन करने की बात की जाए तो फिर हमें 10 लाख और नए टीचर्स को अपॉइंट करना होगा। तो हमारे देश में टीचर्स की ह्यूज डेफिशिएंसी है, शॉर्टेज है। अब यहाँ पे आपको अगर ध्यान से अब देखें तो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा शॉर्टेज आसाम के अंदर है, सबसे ज़्यादा शॉर्टेज आसाम के अंदर है। आप देखिए ये 3 डाटा दिए गए हैं इस रिपोर्ट में। सोर्स है इस रिपोर्ट का स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 बाय यूनेस्को। इसमें ये जो फिगर है इट सेज टोटल वीमेन टीचर्स परसेंटेज। तो हमारे स्टेट के अंदर जितने भी टीचर्स हैं उसके 39% वीमेन हैं। चलिए अच्छी बात है। दूसरा डाटा देखिए, टीचर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज़। तो टीचर्स रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया 90%। इसका क्या मतलब है ये समझिए। रूरल एरियाज़ में जितने हमारे टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसका बस 10% अवेलेबिलिटी है, 90% अभी भी शॉर्टेज है। अगर एक आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो मेंटेन की जाए 1:30 तो उस केस में हमें जितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट है उसका बस 10% अभी अवेलेबिलिटी है और 90% शॉर्टेज है। टीचर रिक्वायरमेंट इन रूरल एरियाज़ इन परसेंट वाइज, तो 90% अभी और हमें टीचर्स की रिक्वायरमेंट है जो अभी हमारे यहाँ फुलफ़िल नहीं हो पा रही है। अगर आप देखें तो ये पूरे इंडिया भर के सारे स्टेट्स और यूटीज़ में हाईएस्ट है, यानी कि रूरल एरियाज़ में परसेंटेज वाइज टीचर की शॉर्टेज हमारे स्टेट असम के अंदर सबसे ज़्यादा है, इवन मोर देन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। बिहार से भी मार्जिनली, बिहार में 89% है, हमारे यहाँ पे 90% है। उसके अलावा देयर इज ए नीड टू इम्प्रूव बोथ अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ टीचर्स। सिर्फ टीचर्स के नंबर्स बढ़ाने से नहीं होगा, उनकी क्वालिटी भी बढ़ानी होगी अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग देयर अवेलेबिलिटी। अब जरा जैसा मैंने आपको बताया था कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जहाँ जहाँ पे चल रहे हैं, प्लस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में टीचर्स की शॉर्टेज ज़्यादा है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स क्या हैं उनको ज़रा समझते हैं। तो देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे भारत सरकार की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चल रही है। ये भारत सरकार की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज़ बीइंग रन सिंस 2018 और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश के जो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए। तो सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उसको नाम बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ना दे करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और उनके वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया गया है सिंस 2018। तो इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के अंदर टोटल 117 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं फ्रॉम 28 स्टेट्स। इसमें नियम यह है कि हर स्टेट से कम एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जरूर चुनना है और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल ऑफ पीपल इन एटलीस्ट 5 डायमेंशंस: हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, स्किल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इन तमाम एरियाज़ में लोगों की लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाई जाए। और ओवरऑल अगर इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का आप अगर गोल देखें तो दैट इज़ टू इम्प्रूव इंडियाज़ रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आपको पता है कि इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ख़राब है। यूएनडीपी द्वारा जो ये रिपोर्ट हर साल पब्लिश होता है उसमें पिछला जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भी अगर रैंक देखा जाए तो इंडिया वाज रैंक्ड 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज़। तो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो लोगों की लाइफस्टाइल है वो काफ़ी पुअर है। और जब और क्लोजर स्टडी किया गया तो पता चला कि ओवरऑल लाइफस्टाइल
पुअर इसलिए है कि कुछ एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे लाइफस्टाइल लोगों की बहुत ज़्यादा पुअर है, उस कारण से ओवरऑल इंडिया का एवरेज नीचे चला आता है। और उन फिर डिस्ट्रिक्ट्स के लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए, वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल के इंप्रूवमेंट के लिए फिर लाया गया एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और टोटल 117 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करा जा रहा है और उसमें लोगों के लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट लाया जाएगा अंडर दीज 5 डायमेंशंस। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एरियाज़ में लोगों की लाइफस्टाइल इंप्रूव कर दी जाए तो भारत का ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इंप्रूव हो जाएगा। अगर आसाम के अंदर बात की जाए तो आसाम के अंदर टोटल 6 या 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं दैट हैव बीन कवर्ड अंडर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। दीज आर बोरपेटा, डारंग, धुबरी, ग्वालपारा, हैलाकांदी, बक्सर, उदालगिरी। इन नीति आयोग को ये काम दिया गया है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करें और उनके लिए डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करें। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम Assam segment. It is about rupees 400 crore for rural upliftment in Assam. This topic is important from our syllabus. Paper 6 Assam issues point of view. तो देखते हैं क्या है करंट न्यूज़। हाल फिलहाल की एक कैबिनेट मीटिंग में आसाम सरकार ने कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं। एक एक करके उन फैसलों को देखते हैं। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए का नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अंडर वेरियस प्रोजेक्ट्स, ताकि रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। तो क्या है चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना, इसको ज़रा समझते हैं। ये चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना 2016 में लाई गई थी। 5 साल की स्कीम है, तो 2021 के अंत तक ये चलेगी, यानी कि इसमें अब हार्डली 5-6 महीने का वक्त रह गया है। इसमें टोटल असम सरकार ने टारगेट रखा है कि 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और मेन फोकस रहेगा फार्मर्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मैकेनाइजेशन कराना जैसे कि ट्रैक्टर या पंप्स प्रोवाइड कराना, उसके अलावा फार्मर्स की स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना। दैट वुड बी द चीफ टारगेट्स ऑफ चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना। तो ये सबसे पहला फैसला था। इस स्कीम के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। दूसरा, वेव स्टैंप ड्यूटी ऑन लोन्स सैंक्शन टू स्ट्रीट वेंडर्स अफेक्टेड बाय कोविड-19 अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। तो आपको पता है कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को लोन दिया जा रहा है। ये स्कीम तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, पीएम स्वनिधि स्कीम। तो हमारे स्टेट आसाम सरकार ने एक और इम्पॉर्टेंट फैसला लिया है कि इस पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत जो स्ट्रीट वेंडर्स लोन ले रहे हैं उनको एक जो बेसिक स्टैंप ड्यूटी चुकाना पड़ता है वो स्टैंप ड्यूटी भी माफ़ कर दी जाएगी when they go for loan under PM स्वनिधि स्कीम। तीसरा, अब हमारे स्टेट असम में ऑल स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स विल कैरी डेट्स एज पर इंग्लिश और ग्रेगोरियन कैलेंडर प्लस एसएमईज कैलेंडर। कुछ सर्टेन एरियाज में द डेट्स विल बी इन बंगाली एंड बोडो कैलेंडर्स एज पर द एरिया। उसके अलावा आसाम स्टेट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर विल बी सेटअप एट ऑटोनोमस रजिस्टर्ड सोसाइटी। तो एक ऑटोनोमस सोसाइटी की तरह सेटअप किया जाएगा आसाम स्टेट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर विच विल फंक्शन अंडर साइंस टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ आसाम। अब ये कहाँ सेटअप होगा, कैसे सेटअप होगा, जब ये इसके ऊपर और डेवलपमेंट्स होंगी तो मैं फिर से न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करूँगा। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2021 हैज़ बिन अवार्डेड फॉर रिसर्च इन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज मॉडल्स डेवलप किए गए हैं जिस कारण से नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है। 2021 का 67th नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2021 का थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानट। और राइट टू प्राइवेसी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर केस पुट्टास्वामी केस ऑफ 2017। सो द करेक्ट आंसर इज सी। That's all from our side for today. Thanks for watching.